धन्यवाद सभापति महोदय। इस बजट की बहस में नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन की गरिमा बढ़ाते थे आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी, जिनका इस सदन में और राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा लंबा अनुभव रहा। मैं मानता हूं कि ये हम सब का सदन का सौभाग्य है, राजस्थान की राजनीति में काम करने वाले उन कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजेंगे। तो मैं कटारिया साहब को सदन की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इसी भूमिका में आज हमारे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी को होना था, लेकिन वो मुझसे पहले बोल चुके थे। इसलिए मेरी स्थिति एक उस परीक्षार्थी की तरह है, क्योंकि मैं उम्र में, अनुभव में और मेरी अग्रणी बेंचेज में उस लिहाज से सबसे छोटा हूं। और मेरी स्थिति उस परीक्षार्थी की तरह है कि मैं परीक्षा दे रहा हूं और ऊपर शिक्षक मेरी कॉपी को जांच रहा होगा। तो आदरणीय कटारिया साहब की विरासत की इस जगह मैं हो सकता है अपनी भूमिका के साथ कितना न्याय कर पाऊंगा, लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि जीवन जहां उत्सव है वो राजस्थान है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ की परंपरा, उसने देश में राजस्थान को अनूठा बनाया है। और इसलिए पूरे देश भर में नहीं, दुनिया में हर तीसरा पर्यटक जब हिंदुस्तान में कदम रखता है तो राजस्थान जरूर आता है। कदाचित यहाँ की शांति, यहाँ की सुरक्षा, यहाँ का सद्भाव, यहाँ का लोक संगीत, लोक संस्कृति, उन चीज़ों को देखने के लिए दुनिया के तमाम देशों के लोग आते हैं। और इसलिए राजस्थान के बारे में यही कहा जाता है कि राजस्थान वेयर लाइफ इज सेलिब्रेशन, जीवन जहाँ उत्सव है वो राजस्थान है। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है, क्योंकि मैं बजट की पेचीदगियाँ और बारीकियाँ और उसके जो बाकी प्रावधान थे उस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। मैं संकेत रूप में उसकी चर्चा करूंगा। मैंने सभापति महोदय 12 फरवरी 2011 को भारत की सरकार के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे रहे थे। भाषण देते देते पता लगा कि उन श्रीमान ने पुर्तगाल का भाषण पढ़ दिया। दुनिया के इतने बड़े मंच पर, जिसमें उन माननीय विदेश मंत्री जी को एहसास नहीं हुआ कि ये भाषण भारत का नहीं था, पुर्तगाल का था, जो 3 मिनट तक पढ़ते रहे। अब यदि इसको मानवीय भूल कहा जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो अक्षम्य नहीं होती है। माननीय सभापति महोदय, बजट सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज होता है जिसकी एक मर्यादा होती है। लेकिन मैं देख रहा था विचित्र तरीके से राजस्थान की सरकार का ये बजट कुछ अनूठा था। मुझे बताया गया कि जगह जगह देखा बचत, राहत और बढ़त। 1.25 करोड़ रुपए उन विज्ञापनों में खर्च किए गए। ये भी जानकारी मिली खोजते खोजते कि कोई पीआर एजेंसी ने भी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया। माननीय सभापति महोदय, आप बजट की यदि शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो बजट की जो गोपनीयता है वो भंग की गई, मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया। इस तरीके से बजट की ब्रांडिंग और बजट की मार्केटिंग कभी नहीं देखी गई। चलिए, वो हो गया। लेकिन जो घटनाक्रम यहां हुआ, मैं किसी की मानहानि नहीं करना चाहता, लेकिन कम से कम इस सदन में और इस सरकार में जो देश में कभी नहीं हुआ, वो आज क्यों हुआ उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा।
और तीसरी बात, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चित है और जो दंश है वो पेपर लीक का है, और उस पेपर लीक के गिरोह का प्रभाव कितना है कि उसने राजस्थान के बजट को भी लीक कर दिया। माननीय सभापति महोदय, 3,90,000 करोड़ का ये बजट, 32,000 करोड़ का राजस्व घाटा, 65,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा, लेकिन पूरे कर्जे का उल्लेख करेंगे 5,80,000 करोड़ का घाटा। ये ऐसा ही लगता है कि चार्वाक ने जो कहा वो आप पर लागू होता है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आज राजस्थान में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी लायबिलिटी 90,000 रुपये होगी, उसका कर्जा 90,000 रुपये होगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए ये बजट, जिसके बारे में बहुत पहले पूर्व प्रचारित की गई चीजें, एक जन घोषणा पत्र था जिसकी क्रियान्विति की रिपोर्ट पेश की गई, उसके बाद मॉडल स्टेट का विज्ञापन था, उसके बाद अलग अलग स्कीम्स के इस तरीके के फोल्डर्स बांटे गए। 2018 का चुनाव की घोषणाएं, जन घोषणा पत्र, 5 अभिभाषण और 5 बजट। यदि मैं इसको ये कहूं कि ये बजट राहत और बढ़त नहीं है, ये चपत है राजस्थान की जनता को, ये खपत है राजकोष की, और ये डूबत है राजस्थान की। जो हालात आज पैदा कर दिए गए, दावे बड़े बड़े किए गए, मैं आगे उल्लेख करूंगा इस बात का, लेकिन मैं मेरे मित्रों को निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हैप्पीनेस इंडेक्स की बात चल रही थी, मेरे से बोलने वाले पहले मित्र ने कहा, पर मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी को है, और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो मेरे सामने वाला पक्ष है। पिछले 4 वर्षों में इन्होंने हैप्पीनेस का नज़ारा देखा ही नहीं होगा, क्योंकि जो सरकार 2018 की बुनियाद पे इस रूप में खड़ी हो कि राजभवन में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के नारे लगे, 52 दिन कोई सरकार बाड़े में बंद रहे, मंत्रिमंडल पर झगड़ा हो, मंत्रिमंडल के कमरों पर झगड़ा हो, और उससे चलते चलते जिस तरीके का नज़ारा हुआ, यहाँ सदन में बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, चिट्ठी पत्रियाँ होती रही, बयानबाजी होते रहे, और अंततः उसकी परिणति इस्तीफों के रूप में हुई। माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की, देश की शांति का कारक होता है राजनीतिक स्थिरता। इस राजस्थान को पिछले 4 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता के दौर पर डालने का कोई दोषी है तो ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और जब ये चर्चा कर रहे थे यहाँ, मुझे अफसोस हो रहा था। लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति है, आपको विरोध करने की अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं आपके चक्षु खोलना चाहूंगा मित्रों, आपने भारत की सरकार की बुराइयां तो खूब की, लेकिन कम से कम इस बात का इल्म होना चाहिए कि आज़ादी से लेकर आज तक का ये पहला कारण है, जिस ब्रिटेन के हम उपनिवेश होते थे, उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। इस देश में बुनियादी विकास, इसकी चर्चा होती थी। आप कल्पना कीजिए, बात छोटी लगती होगी, और मैं भी गांव से आता हूं, आप में बहुत लोग गांव से आते होंगे, लेकिन उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब किसी गांव की बहन, बेटी और मां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। आप विकास की बात करते हो, 55 वर्षों तक सरकार रही है आपकी, लेकिन इस देश में उन मातृशक्ति को सम्मान देने का काम इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 11 करोड़ शौचालय बने, उन माताओं बहनों को सम्मान मिला। देश में 107 करोड़ बैंक खाते हैं। यदि ऐसा पहले होता तो 47 करोड़ बैंक के खाते अब क्यों खुलते? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रधानमंत्री थे देश में जो कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते, 85 पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। आज उन 47 करोड़ में दिव्यांग का, विधवा का, महिला का, नरेगा के मजदूर का, विद्यार्थी का, उसके हक का पैसा उसके खाते में जमा हो जाता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 वर्षों में 14 से इस कालखंड में
भारत के प्रति व्यक्ति की आय 1,97,000 रुपए हुई है। ये पहली बार हुआ है। माननीय सभापति महोदय, दुख में सब याद करते हैं। दुख में इस व्यक्ति को याद किया जाता है तो भगवान को याद करते हैं या फिर राज को याद करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे राजनीतिक जीवन में इस तरीके का दृश्य मैंने नहीं देखा कि जब कोविड जैसी महामारी का संकट था और भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर देश के वैज्ञानिकों ने 90 दिन के भीतर, 9 महीने के भीतर देश की स्वदेशी 2 वैक्सीन बनवाई और देश के 230 करोड़ लोगों को लगी। मैं राजस्थान के लोगों के लिए भी उनका अभिनंदन करूंगा कि राजस्थान के 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगी और उनको सुरक्षा मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी योजनाओं में जिन गरीब कल्याण की बात करते हैं, ये ऐसा दृश्य था जब स्पेनिश फ्लू से 100 बरस पहले लोग काल कलवित हो गए थे। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि देखिए कि 80 करोड़ लोगों को लगातार अन्न देने का काम किया ताकि कोई भूख से मरे नहीं, भूख से कोई भूखा सोए नहीं। और राजस्थान के लोगों को भी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और आप में से बहुत लोग साक्षी होंगे कि गैस कनेक्शन शहर में कैसे मिलता था। मैं खुद जब जयपुर में आया था तो मुझे सांसद महोदय के कितने चक्कर काटने पड़े थे। आज 10 करोड़ बहनों को धुएं से मुक्ति मिली और राजस्थान की 63 लाख मातृशक्ति को उज्ज्वला के कनेक्शन उनके घर तक पहुंचते हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का किसान इस बात के लिए अभिनंदन करता है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाजपेयी जी ने शुरू की, आज राजस्थान के किसान को 20,404 करोड़ रुपए का उसको अनुदान, उसको संबल देने का काम मोदी की सरकार ने फसल बीमा के जरिए किया है। लेकिन मैं इससे आगे आता हूं, देश की, केवल देश की नहीं दुनिया की ऐसी अनूठी योजना थी। राजस्थान के 77 लाख किसानों के खाते में दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है और हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए सीधा जमा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसने राजस्थान के और हिंदुस्तान के किसानों का जीवन बदला है। इस प्रदेश के 16 लाख जवानों को, 16 लाख नौजवानों को, जिसमें 62% युवा महिलाएं हैं, उनको मुद्रा का लाभ मिला। 16 लाख संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके सर पे छत नहीं होती थी। हम एक बार उस योजना को सुनते थे कि यह फला आवास योजना है, न ईंट होती थी, न दरवाजा होता था, न छत होती थी। मजाक उड़ाया जाता था, क्या इस किस्म की भी कोई आवास योजना है? आंख खोलकर देखिए, 3 करोड़ लोगों को छत मिली है, अच्छा सुसज्जित मकान मिला है। राजस्थान के 17 लाख लोगों को ये सुविधा हासिल हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली की बात चल रही थी, मैं देख रहा था दीनदयाल कुटीर ज्योति योजना के कनेक्शंस को 50 लाख गांव और ढाणियों तक राजस्थान के लोगों को कनेक्शन देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे बजट की यदि आप बारीकियों पर जाएंगे, कुछ बातों का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। मैंने जो कहा कि 5,90,000 करोड़ का कर्जा और उस कर्जे की परंपरा में इस समय आरबीआई कहती है कि राजस्थान सबसे ज्यादा फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट है। 2019 में फिस्कल डेफिसिट थी 32,000, 20 में हुई 33,000, 21 में हुई 47,000, 22 में हुई 58,000 और अब ये 65,000 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। माननीय सभापति महोदय, केवल इतना नहीं, जो ब्रांडिंग की गई और जिस बात का मैं उल्लेख करना चाह रहा हूं, जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित रिपोर्ट है। ये सरकार ने बड़ा खर्चा लेके छापी। एक पंचलाइन है मॉडल स्टेट की भी, और यहां जो उल्लेख हुआ, बात कर रहे थे यहाँ पे कोविड के कालखंड में भीलवाड़ा मॉडल की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाषण में भी उसका उद्धरण हुआ और बाकी लोगों ने भी तारीफ करी। लेकिन राजस्थान इस बात के लिए भी बदनाम हुआ कि सबसे ज्यादा वैक्सीन कहीं बर्बाद हुई तो राजस्थान में हुई, वेंटिलेटर्स डंप हुए तो राजस्थान में हुए, वेंटिलेटर्स डंप हुए तो राजस्थान में हुए, और तो और प्राइवेट हॉस्पिटल को किराए पर दे दिए गए।
ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक डोमेन में। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के जो 4 साल के कालखंड में 5 अभिभाषण हुए, 5 बजट के भाषण हुए और सरकार के 4 साल से भी ऊपर हो गए। 2722 घोषणाएं की, जिसमें केवल 49% पूरी हुई है जो घोषणाएं की गई थी। 1029 बजट घोषणाएं हैं जिसमें 350 पूरी हुई हैं, 800 घोषणाएं शेष हैं। लेकिन मैं उससे पहले आता हूं कि किसी प्रदेश की समृद्धि का कारक उसकी कानून व्यवस्था होती है, और राजस्थान में लोग इसलिए आते थे, पर्यटन के लिए भी, रिहाइश के लिए भी, व्यापार के लिए भी, नौकरी के लिए भी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में लगभग 9 लाख मुकदमे, एनसीआरबी का आंकड़ा कि जिसमें 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं दिखा था, जहां की सुख शांति और समृद्धि, इस पर यदि ग्रहण लगेगा तो न निवेश होगा, न शांति आएगी, न सद्भाव होगा। और माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पूरे कालखंड पर जो सबसे बड़ा कलंक है वो है तुष्टीकरण का, वो है गैंगवार का, वो है बलात्कार का। आपने कह दिया कि बलात्कार के 47% मामले फेक हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में कोई भीख मांगती अबला, उसकी अस्मत लूट ली जाती है, गैंगरेप होता है। क्या आप उसको फेक बताएंगे? आपने वो दृश्य सीकर में भी देखा होगा। 16 साल की बेटी अपने मृत बाप का शरीर लेकर अपनी गोद में रो रही थी, बिलख रही थी। इस गैंगवार का जिम्मेवार कौन है? इस गैंगवार का दोषी कौन है जिन्होंने पनपाया? सभा अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पुलिसिंग पर ग्रहण लगा, मनोबल गिरा, राजनीतिक संरक्षण में माफिया पनपा, और राजस्थान की पुलिसिंग को बजट में प्रावधान किया, लेकिन केवल पुलिस के संसाधनों के लिए पुलिस का बजट जो है केवल 3% है। सभापति अध्यक्ष महोदय, कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी सभापति महोदय? और कितने बार, कितने नजारे, कितने उल्लेख हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चर्चाएं यहां हुई, दूसरा बड़ा कारक है हमारे यहां का किसान। जन घोषणा पत्र में भी, उसके बाद आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता के अनेक भाषणों में भी 10 दिन में पूरा कर्जा माफ कर देंगे। माधुरी दीक्षित की तेजाब फिल्म के गाने की तरह गिनती गिना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1500 से भी ज्यादा दिन हो गए। यदि इसमें सच्चाई होती तो राजस्थान के 18,000 किसानों की जमीन नीलाम कैसे होती? अब आप कानून बना रहे हो। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की, और आपने वो भी देखा होगा कि राय सिंह नगर के ठाकरी गांव के सोनलाल कडेला ने लाइव वीडियो जारी किया और अपनी आत्महत्या करते वक्त कहा कि मैं कर्जे के कारण तंग होकर आत्महत्या कर, और मेरी मौत का दोषी कोई है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ये पब्लिक डोमेन में माननीय अध्यक्ष महोदय। और केवल ये सोनलाल कडेला नहीं, सुरजाराम के साथ ऐसा हुआ, राधेश्याम के साथ ऐसा हुआ। राजस्थान के इन किसानों की आत्महत्याओं का कोई दोषी है तो ये कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा कारक है यहां का बेरोजगार नौजवान और युवा। अभी मेरे से पहले साथी गिना रहे थे, मैं देख रहा था इनके भाषण के दौरान, हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर है 7% और राजस्थान की बेरोजगारी दर है 28.3%। कम और ज्यादा क्या होता है आप आकलन करिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दिक्कत यह है कि राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में 10,000 नौजवानों ने आत्महत्याएं करी हैं, जिसमें 2400 विद्यार्थी हैं। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 18 परीक्षाएं। कोई गरीब का बेटा, बात कर रहे थे गरीब की, किसान की, लेकिन वो तैयारी करने के लिए शहर में आता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, उसका माँ बाप पेट काट कर उसको वहां पर भेजते हैं कोचिंग देकर, ताकि नौकरी के सपने दिखें।
उसको पूरा कर सकें। लेकिन जब वो परीक्षा केंद्र पर जाता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। राजस्थान में पेपर लीक से बड़ा कोई अपराध नहीं। उस अपराध के लिए आप भले ही आज एंटी चीटिंग एसओजी की घोषणा करते हैं, एटीएस की घोषणा करते हैं, लेकिन क्या फास्ट ट्रैक में कोई किसी तरीके की त्वरित कार्रवाई करके किसी दोषी को सजा मिलने का काम हुआ क्या? लीपापोती की एक दिन बुलडोजर चलाया, वो भी किराएदार पर चला दिया, मकान मालिक पर चला दिया, किराएदार फरार है। माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, इस विसंगति के कारण राजस्थान का नौजवान, चाहे संविदा कर्मी हो, चाहे सीएचए हो, जितने लोग हैं, जितनी परीक्षाएं दी, और मैं गिनाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन राजस्थान का नौजवान आज हैरान है, परेशान है, हलकान है। उसकी दोषी ये सरकार है। कोई रोड मैप नहीं है। राजस्थान की स्टार्टअप्स की रैंकिंग नीचे है, यदि आप स्वरोजगार की बात भी करेंगे तो देश के मुकाबले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सरकार बनी तब भी कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन आंकड़ा ये कहता है, एसीबी के जो आंकड़े हैं, 600 लोग, 600 अधिकारी और कर्मचारी एवरेज ये हर साल ट्रैप किए जाते हैं। कई लोग आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक आंकड़ा कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में करप्शन होता है। हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है। लेकिन तब हद हो गई अध्यक्ष महोदय कि जब सार्वजनिक समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में, माननीय शिक्षा मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये पूछा गया कि क्या तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं, उधर से हां आती, अपेक्षा तो ये थी कि ना की आवाज आएगी, उधर से आवाज आती है हां लिए जाते हैं, फिर भी तसल्ली नहीं होती, फिर दोबारा पूछते हैं क्या पैसे लिए जाते हैं, तब भी आवाज आती कि हां लिए जाते हैं। राजस्थान में तबादलों के उद्योग ने राजस्थान की राजनीति को कलंकित किया। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस डॉक्यूमेंट की, मॉडल स्टेट राजस्थान की जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति की, उनका उल्लेख कर रहा था आपके समक्ष। इंदिरा रसोई योजना भरतपुर में देखा होगा आप लोगों ने, कौन खा रहा था, एक वीडियो देखा होगा, कितनी अनियमितता थी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, हालांकि मैं उससे ना इत्तेफाकी नहीं रखता कि अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, समय के हिसाब से महात्मा गांधी जी पक्षधर नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों की दशा देखेंगे, खोल तो दी, फैकल्टी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले नहीं। मुख्यमंत्री युवा संबल, इसका भी आप आंकड़े देखिएगा। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, ये मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, उसमें आपने इसमें कुछ कंपनसेशन देने का तो कारण कर दिया, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी नीति और नीयत में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सिलिकोसिस को रोकने के लिए क्या करेंगे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चले गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में पिछली भारतीय जनता पार्टी की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी। उसके बाद में देश की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लगाई, उसका 600 रुपए भारत की सरकार देती है, 1000 रुपए आप देते हो, लेकिन फोटो अपनी है, क्योंकि पीआर एजेंसी ने सलाह ऐसी दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट की उन बारीकियों पर आऊंगा जो राजस्थान की नई पीढ़ी से, राजस्थान की तरुणाई से ताल्लुक रखती है। राजस्थान की जो ड्रॉप आउट है उसको कम करने के लिए आपने पहले प्रावधान किया था कि स्कूल वापसी के लिए 300 करोड़ रुपए, अभी हुआ है 229 करोड़ रुपए। क्या कम क्यों किया कोई पता नहीं। 33 जिलों के 2.29 लाख, ये 10 से 15 आयु के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते माननीय अध्यक्ष महोदय, और जो शिक्षा पर खर्च है वो 6% है, लेकिन 32% प्रदेश के स्कूलों में बिजली नहीं है।
70% प्राइमरी स्कूल तो बिना बिजली के ही हैं और 9% में न पीने का पानी है न शौचालय है। उच्च शिक्षा की स्थिति आपने 40 खोले, 48 खोले और उसके बाद 31 कॉलेज खोले। मैं अभी माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि भवन नहीं है। हमारे किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा कि तो मंत्री जी बड़े सहजता से कह रहे हैं, भले हैं मित्र हैं मेरे, बोले कोई धर्मशाला देख लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, खोलना तो आसान है, दिक्कत यही तो है। मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं बड़े अदब के साथ घोषणा जी भी इसलिए कहता हूं कि घोषणा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, पर लागू करने का कोई रोड मैप नहीं। इन बातों की चर्चा 4 साल बाद कर रहा हूं मैं, जब चुनाव जा रहे हैं। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं तब ये घोषणाएं हो रही हैं। आपकी नीति और नियत ठीक होती तो आप 18 में करते और 19 में भवन बना के तैयार कर देते, मान जाते कि आपके पास हुनर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में भवन नहीं, फैकल्टी नहीं, एक जगह कॉलेज में बच्चे दरी पर बैठे थे। एक कॉलेज में तो बड़ा अजीब दृश्य था, न फैकल्टी थी न प्रिंसिपल था, एक लैब असिस्टेंट उस कॉलेज का इंचार्ज है। थोड़ा ढूंढवाइएगा। माननीय अध्यक्छ महोदय, आपने 2022 में 6,795 करोड़ रुपए पेयजल के लिए प्रावधान किए, 23 में 5,352 कर दिए। ये पैसे कम होने से 50 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। जल जीवन मिशन, देश के प्रधानमंत्री प्रतिबद्ध हैं कि हर घर तक जल जाए। राजस्थान के 1 करोड़ लोगों तक जाना है। आप देश में 30वीं रैंकिंग है। अभी केवल 32 लाख घरों तक आपने ये काम किया है। भारत की सरकार पैसा दे रही है और आपने कहा कि हमारे बस की नहीं, इसलिए योजना का समय बढ़ाया जाए। 2024 तक आपको ये 1 करोड़ कनेक्शन देने थे। आपकी रफ्तार कहती है कि 60 लाख से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। ये कमी किसकी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, खेल और युवाओं के लिए खूब सारी बात हुई। मैंने अभी संयोग से बाड़मेर के शिव की कानासर गांव की एक बेटी क्रिकेट खेल रही थी और 36 डिग्री स्ट्रोक्स लगा रही थी रेत में। घरेलू बैट से मैंने खेलते हुए देखा, उसका वीडियो शेयर किया, उससे बात की। मेरे पास तत्काल जो देने का था मैंने क्रिकेट किट पहुंचाया, तो उससे बात की कि तुम्हें क्या चाहिए यहाँ खेलने के लिए। उसकी एक बहन ऑलरेडी खेलती है। कानासर जैसे शिव के बाड़मेर के गांव में इस तरीके से खेल की प्रतिभाएं यदि पनपती हैं, तो मैंने पूछा उससे फोन पे, तो उसने कहा कि हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है, पर आपकी घोषणा तो 2018 में हो चुकी थी कि आप हर पंचायत पे खेल का मैदान खोलेंगे, कोचेज की भर्ती करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुराने खिलाड़ी जलील होते हैं, मेडलिस्ट जलील होते हैं, उनका भत्ता समय पर नहीं मिलता, उनका बकाया समय पर नहीं मिलता, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं है। दूसरे प्रदेशों से सीख लीजिए, पंजाब और हरियाणा से सीख लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में एक चुनौती है पोषण की। महिलाओं में और खासतौर पर बच्चों में भारत की सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि उनका पोषण ठीक हो। राजस्थान की सरकार भी आंगनबाड़ियों में पोषाहार की व्यवस्था करती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता पर जब सवाल खड़ा हुआ तो माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि हम ये पोषाहार खा के और फिर आगे भेजते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना खाया जाता है इस पोषाहार में, क्योंकि ये घोटाले भी सरकार के नाम लिखे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। इन्हीं की किताब है जो आर्थिक समीक्षा राजस्थान की सरकार प्रकाशित करती है, अच्छी अच्छी फोटो लगी हुई है। अभी कृषि पाराशर का एक चौथा श्लोक पढ़ा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, पर वो तीसरा भूल गए, जिसमें किसान को अन्नदाता बताया, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि सरकार ने याचक बना दिया। तो जो बजट के प्रावधान थे 21 और 22 के, आप यदि वो देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि उसका एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे इतने कम समय में। 10,990 करोड़ रुपए ये कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 21 में प्रावधान किया, 22 में 3,645। ग्रामीण विकास के लिए 17,486,
12,012 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय विकास विशेष कार्यक्रम के लिए 52,000 जीरो, कोई प्रावधान नहीं। सिंचाई और बाढ़ के लिए 3750 करोड़ रुपए 1765। ऊर्जा के लिए 24,000 करोड़ रुपए 15,905। उद्योग और खनिज के लिए 1389 1143। कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है माननीय सभापति महोदय, लेकिन यहाँ फेंकी लंबी लंबी जा रही थी। सतत विकास लक्ष्य को लेके SDG की एक इंडेक्स प्रकाशित होती है जिसमें भारत के और राजस्थान के अनेक राज्यों के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं कि एस्पायरेंट कौन है, अचीवर कौन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हम 20 और 21 में हम जो हमारा गोल है वो 60 है। हम लोगों के बीच में शुद्ध जल और स्वच्छता ये 54 है, यानी बिलो 60 है। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास में 57 है। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना इसमें 45 हैं। असमानताओं में कमी लाना, जो इनके भाषण में उल्लेख होता है कि हम डिस्पैरिटी को खत्म करेंगे, उसमें हम लोग हैं 45। जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेटिक चेंजेज पे खूब बड़ी बहस होती है, उसमें अछूता नहीं। राजस्थान भी 49। भूमि पर जीवन हैबिटेशन के लिए 43। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं 73। यदि क्रमिक रूप से इसका उल्लेख करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमारी रैंकिंग ग्रेजुअली कम होती जा रही है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो यहाँ जिक्र हुआ कि हमने इस बजट के तमाम आंकड़ों में भारत सरकार के मापदंडों का FRBM एक्ट का उल्लंघन तो किया ही है, लेकिन एक अक्सर चर्चा होती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाषण में भी उसका उल्लेख हुआ था कि शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस ये लगातार माननीय अध्यक्ष महोदय बढ़ा। और मैं इसका यदि अभी का उल्लेख करूं तो ये लगभग केंद्र सरकार से करों का हस्तांतरण राज्य सरकार के अनुमान से अधिक रहा है। संशोधित अनुमानों में 22-23 में ये वृद्धि 8,019 करोड़ रुपए की देखी गई है। बात केंद्र सरकार की नहीं है, प्रदेश की है कि वहाँ का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन ये तो तय आपको ही करना है कि आप इसमें किस तरीके से इसको ठीक करेंगे। पर माननीय सभापति महोदय, जो बात मैंने उल्लेख की और जिन बातों का जिक्र किया, उसमें एलोकेशन ये भी मैटर करता है। आपने कृषि विभाग के लिए एलोकेट किए 4,127 करोड़ रुपए 2022-23 में। आपने 23-24 में किए 3,306। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे 350, 325। सहकारिता के लिए जो बहुत बड़ा सेक्टर है, जो देश की और प्रदेश की आर्थिक गति को नींव को गति देता है, 2,256 करोड़ रुपए 1,483। प्रधानमंत्री आवास में 7,146, 1,000। विद्युत के लिए 25,260, 25,191। जिलों की सड़कों के लिए 510, 150। स्कूल वापसी में 300, 229। मैं उसका उल्लेख कर पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इतना ही करूंगा कि जो दुष्यंत कुमार ने कभी कहा, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मुझे लगता है कि इसके दोषी कोई है, तो अब तो इस हाथ को बदल दो यारो। ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे हैं, ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।